जिला के टरमा गांव। पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने हाँ, बारे में बताइए कुछ बताइए बताइए। कुछ इतना इतना इन्फॉर्मेशन आप अपने परिचय में ही दे दें ताकि हम लोग उससे क्वेश्चन को ड्राइव कर सकें। सर, मैं पटना जिला के हम्म। टरमा गांव की निवासी हूँ और मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हिस्ट्री ऑनर्स से कंप्लीट हुआ और 2019 में ही मेरा जो सिलेक्शन है वो रेलवे में ग्रुप डी के पोस्ट पर हजारीबाग में हो गया था। 2019 से 22 तक मैं वहां कार्यरत रही और 2030 में मेरा सिलेक्शन यूपी सब इंस्पेक्टर के रूप में हुआ और अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है मुरादाबाद में। और सर, मेरा हॉबी है चेस खेलना और मूवी देखना। मूवी देखना है। ओके। यस और सर। आपने यूपी सब इंस्पेक्टर कब ज्वाइन किया, यूपीएसआई? सर, 2023 में। 2023। आपकी ऑप्शनल हिस्ट्री रही है और आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी हिस्ट्री ग्रेजुएशन। रहा है। बिल्कुल। यस सर। कॉलेज कौन सा है? और ये कॉलेज सर। जी। सर, डॉक्टर सीपी ठाकुर कॉलेज नौबतपुर। डॉक्टर सीपी ठाकुर कॉलेज नौबतपुर। यस सर। आप बेसिकली उत्तर ये नौबतपुर से पश्चिम, नौबतपुर तो पटना में है। ये पटना वाला हाँ है। हाँ, नौबतपुर पटना जानते हैं, में है। पटना। हाँ, मसौड़ी ना? मसौड़ी के पास है। मसौड़ी अनुमंडल। कौन नहीं सा सर, अनुमंडल पड़ता है दानापुर। आपका? थानापुर में दाना पड़ता दानापुर। है। दानापुर में है अच्छा। नौबतपुर। यस सर। यस सर। ओके। आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया, फिर आपने ग्रुप डी ज्वाइन किया, रेलवे में वर्क कितने दिन तक वर्क किया? रेलवे में 3 साल तक। 19 से 22, हाँ। सर, 3.5 लगभग में। शायद 3 किया। उसमें क्या आपका वर्क प्रोफाइल था, क्या करती थी उसमें आप? सर, मैं वहाँ पे पॉइंट्समैन के रूप में कार्यरत थी। तो वहाँ पे हम लोग का कार्य होता था। पहले सर मैनुअल कार्य होता था पॉइंट्स का, लेकिन फिर जब पैनल के थ्रू होने लगा मोटर से, तो हम लोग का वो हम्म। कार्य वो स्टेशन मास्टर करने लगे पैनल से, और हम लोग का कार्य सिर्फ रह गया झंडी दिखाना, ऑल राइट सिग्नल देना, कॉशन ऑर्डर देना होता था ड्राइवर को। और सर, एक ब्रेक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट आता था जो मालगाड़ी का होता था, वो मुझे गार्ड से हम्म। लेकर और देना होता था स्टेशन मास्टर को। और जो भी डायरी का कार्य होता था वो सब भी देखना होता था। हम्म। अच्छा। तो उसमें आपको ये भी काम था, मेंटेनेंस वाला काम जो होता है, उसमें कुछ ऐसा काम था आपका? सर, पॉइंट्स मेंटेनेंस में जो वाला होता कार्य। है। हाँ हाँ। हम्म। सर, मेंटेनेंस वाला कार्य हम लोग का नहीं था। अगर पॉइंट्स में फेल्यूर अच्छा। होता था तो वो हाँ, सिग्नल पॉइंट्स। एंड टेलीकॉम ये लोग देखते थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने 3 साल तक किया, लगभग 3.5 साल तक किया। यस सर। ठीक है। उसके बाद आपने यूपीएसआई ज्वाइन किया। तो यस सर। यूपीएसआई आप कितने दिन तक ट्रेनिंग के लिए, कितने दिन तक हो गया ट्रेनिंग सर आपका? 7 महीने सर तक। 7 मंथ कंप्लीट हो गया। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? सर, 1 साल की है। 1 साल की है। वहाँ क्या सीखा आपने? अभी कुछ सर तो सीखा है यहाँ वहाँ? आउटडोर में हम्म। स्क्वाड ड्रिल, बलवा की हम्म। सिखलाई हुई है, और फायरिंग के लिए सर एमिंग ये सब सिखा दिए हैं। अभी तक फायरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और इंडोर में सीआरपी सीआईपीसी लगभग में आधा खत्म हो गया है। प्रेफरेंस आपका सिलेबस का क्या है? आधा। सॉरी सर, मैं आपका सुन नहीं प्रेफरेंस? पाई। अब आपका प्रेफरेंस आपकी क्या है? पोस्ट प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का बताएंगे। पोस्ट। बिहार प्रशासनिक सेवा, और ठीक है। फिर राज्य कर राज्य बीएस है, बीपीएस का है। खंड का है। बिहार वित्त सेवा। बिहार वित्त सेवा है क्या? यस फाइनेंस सर। सर्विस। फाइनेंस है। यस सर। हम्म। और फिर तीसरे में है राज्य निर्वाचन सहायक आयुक्त, ओके ओके ओके। और ओके ओके। शिक्षा सेवा है। तो पहला बीएस है, दूसरा क्या है? सर, वित्त। ओके, फाइनेंस है। तीसरा क्या है? सर, राज्य इलेक्शन। ये निर्वाचन। ओके, ये सर इलेक्शन। ऑफिसर वाला। ओके, चौथा क्या है? शिक्षा, बिहार शिक्षा ओके सेवा। ओके ओके। ठीक है। आप हमें ये बताएंगे कि आप सपोज करिए आप एसडीओ बन जाती है और आपकी पोस्टिंग खास करके नॉर्थ एरिया, जो कोसी का एरिया है, सुपौल के एक यस छोटे सर। से मंडल में आपकी पोस्टिंग होती है, और वहाँ पे हमेशा बाढ़ की समस्या आती रहती है। तो बाढ़ की यस सर। समस्या आती है, उसको आप कैसे टैकल करेंगे, क्या क्या आप स्टेप लेंगे? सपोज करिए कि कल बाढ़ आने वाली है, जानकारी मिली है कि पानी का बहाव बहुत तेज से आने वाला है, आप क्या क्या स्टेप लेंगे?
सर सबसे पहले तो मैं रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करूँगी कि जितनी भी ज़रूरी मतलब आवश्यक वस्तुएँ हैं, वो अपने पास रख लें और कोई ऊँचे स्थान की जानकारी दूँगी कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। और फिर सर बाढ़ को तो अचानक नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हाँ, वहाँ पे लाइफ जैकेट और बोट की व्यवस्था की जा सकती है। फिर पशुओं को भी ऊँचे स्थान पे ले जाने की व्यवस्था की जा सकती है और साथ में उसके चारा की भी व्यवस्था की जा सकती है। और सर ओके। अ, ए और ये हाँ, एसडीआरएफ बताइए? हुँ। एसडीआरएफ टीम को बुलाया जा सकता है। बुलाना ही होगा हुँ, सर उस दिन। हुँ, हो हुँ। सके तो 1 दिन पहले ही अगर पता ही चल गया कि कल आना है तो आज ही एसडीआरएफ टीम को बुला लिया जाए। फिर रिज़र्व फ़ोर्स जो भी होती है, सिविल पुलिस, स्थानीय पुलिस, ये सब की सहायता से भी सर इसमें डीआरआर का नाम सुनी है? डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। बिहार पहला सॉरी स्टेट सर। बना है। अच्छा, आप आपको चेस खेलना पसंद है। यस सर। चेस के आपके 2 फेमस जो खिलाड़ी हैं, 2 महिला, 2 पुरुष बताइए? सर कोनेरू हम्पी महिला में और लियोन हुँ, मेंडिका महिला में और पुरुष में सर आर प्रगनंदा और विश्वनाथन आनंद। ये भारत के हैं सर। ओके। और आपका हॉबी है मूवी देखना, किस तरह की मूवी आप देखती है? सर ऐतिहासिक, सामाजिक, एक्शन मूवी, लव स्टोरी वाली और सर हुँ। कॉमेडी। अच्छा, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, तो हिस्ट्री में आप ये यस सर। बताइए कि आपको 3 सेक्शन है, ये एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, में सबसे अच्छा कौन लगता है? सर एंशिएंट। कौन-सा सेक्शन आपको अच्छा एंशिएंट, क्यों अच्छा लगता है एंशिएंट? सर एंशिएंट में पहली बार जो है उम, प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और कला ये सब उभर कर आया था सामने। मानव सभ्यता को अगर पहली बार अगर मानव सभ्यता के विकास को अगर देखा जाए तो एंशिएंट से प्रारंभ हो जाता है। और मिडेवल, मॉडर्न में कुछ नहीं है? मॉडर्न में कुछ सर नहीं है है आपके हिसाब से मतलब? हाँ, सर मॉडर्न में है। क्या है? हुँ, सर मॉडर्न जो है एंशिएंट से ही आगे बढ़ा है, लेकिन जितना एंशिएंट विकास किया उतना मॉडर्न में नहीं हुआ है सर। क्यों आज़ादी तो हमें जहाँ तक देखते हैं हम लोग आज़ाद हो पाए हैं क्योंकि उस आधुनिक काल की वजह से, उसमें नवचेतना आई, नई ऊर्जा आई, राष्ट्रवाद आया। क्या ये ठीक नहीं है? हम लोग आज़ाद हो गए हैं, कहीं न कहीं आधुनिक काल की तो देन है। कैसे देखते हैं आप? हाँ, सर आधुनिक काल भी बहुत जैसे स्वतंत्रता सेनानी अ, इन लोगों ने जो राष्ट्रवाद और अहिंसा ये सब का मार्ग सिखाएँ, वो भी सही है सर, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है एंशिएंट जो है भारत, वो हमारे लिए ज़्यादा गौरवशाली रहा है। मैं मॉडर्न को भी मानती हूँ, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। बिहार ओके, ओके। बिहार का डेवलपमेंट मॉडल बताइए। आप एज़ ए एसडीओ आप बिहार को कैसे डेवलप करेंगे? एक सब सबसे अनुमंडल में पहले तो बताइए। हुँ, सबसे पहले तो हुँ। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करूँगी और सर दूसरा सर अनुमंडल स्तर पे बताना है। हाँ, हाँ। आप एक अनुमंडल में एसडीओ हैं, आप अपने अनुमंडल को कैसे विकसित करेंगे? हुँ, सबसे पहले तो शिक्षा है और सर कुशल श्रमिक का निर्माण। कुशल श्रमिक सर उसको हुँ। कौशल योजना के माध्यम से जोड़कर कुशल बनाया जा सकता है और सर इंडस्ट्री को लगाने के लिए मतलब मैं वहाँ पे सर इंडस्ट्री को कौन ज़मीन बढ़ावा देना चाहूँगी। ज़मीन कौन देती है? कौन संस्था देती है ज़मीन? सर ज़मीन तो मैं नहीं दिलवाने में मदद कर सकती हूँ जो भी इंडस्ट्री जो भी एक ये संस्था है, उद्योगपति हैं। ज़मीन को देखती है एक संस्था। सर जो बि इंडस्ट्रियल ज़मीन होती है, उसकी संस्था एक है। पता है आपको? बियाडा क्या नाम फुल फॉर्म क्या है? बि सर बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सॉरी सर मैं एक रिकॉल नहीं ब्रे कर पा रही हूँ। ओके। एक ब्रेडा है, नाम सुनिए ब्रेडा का? ब्रेडा, बेटा ब्रेडा। चलिए कोई बात ठीक है। हाँ, और दूसरा बताइए और क्या-क्या स्टेप करेंगे आप? एक तो आपने एजुकेशन के बारे में बताया और आपने स्किल कुशल किया श्रमिक और क्या करेगी? हुँ, और? और सर एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा दूँगी। अगर एमएसएमई उद्योग कोई लगा है तो मैं
कोशिश करूंगी कि अभी उन्हें कोई भी कागजी कार्रवाई में रुकावट न हो और उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। ओके, रुपेश जी कंटिन्यू। हाँ, ठीक है अलका जी। बियाडा का फुल सर फॉर्म बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी, ठीक है। आप अभी एसआई हैं, प्रेजेंटली ट्रेनिंग में हैं मुरादाबाद में। यस सर। अच्छा, आपका मैं रेफरेंस देख रहा हूँ और आपके रेफरेंस में पहला बीएएस है, दूसरा फाइनेंस है, तीसरा इलेक्शन है, चौथा शिक्षा है। बीपीएस क्यों नहीं है? सर मैं बिहार में एलिजिबल नहीं हूँ बीपीएस के पोस्ट के लिए। सर मेरी क्या हाइट नहीं है। हाइट की वजह से? मैं समझ गया। आप अच्छा अच्छा, वो हाइट का इशू है। ओ, तो कोई बात ही यस नहीं है। सर। तो बीएएस फाइनेंस शिक्षा, अच्छा अच्छा, मुरादाबाद में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुरादाबाद यस किस सर। चीज के लिए फेमस है, कुछ बताएंगे मुरादाबाद के बारे में? सर इस मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है पीतल नगरी कहा जाता है, ठीक है। और सर यहाँ पे रामगंग सर ये मुरादाबाद जो है वो राम गंगा नदी के किनारे बसा है सर। आर यू श्योर? सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है पूरा नाम, लेकिन नदी है यही। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं। मैं कंफ्यूज थोड़ा हो रही कोई हूँ सर। कोई कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि मुरादाबाद पिछले के 1-2 साल के दरमियान किसी एक निगेटिव न्यूज में भी रहा था, पता है आपको कुछ? 1-2 साल पहले। हाँ, 1-2-3 साल पहले किसी वर्ल्ड के इंडेक्स में जो है कि वो निगेटिव न्यूज में था। और आपने जो पीतल नगरी सॉरी का सर जिक्र मैं। किया है, सर वो पीतल नगरी से ही संबंधित है, प्रदूषण से कुछ संबंधित है, बता सकते हैं क्या? सर नदी प्रदूषित नहीं नहीं है क्या नहीं, यहाँ? ये मुरादाबाद सॉरी शहर सर मुझे। ध्वनि प्रदूषण के मामले में इंडिया में टॉप पे था। पहला ही कारण है कि उसका जो है कि पीतल नगरी होने के कारण बर्तन वगैरह बनते रहती है, इंडस्ट्री है पीतल की बहुत सारी वहां पे, और उसके कारण ठक ठक टन टन की जो आवाज होती है वो एक रेगुलर सर जो है कि ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। अच्छा, जी सर। आप क्या कहते हैं, चेस खेलना पसंद करते हैं और आप आर बाबू प्रज्ञानंदन का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने किस यस स्कूल सर। से पढ़ाई की है, पता है कुछ? उस स्कूल के बारे में कुछ बता सकते हैं? सॉरी सर मुझे उनके स्कूल के नाम बारे में नहीं कोई पता है। नाम नाम अगर नहीं भी पता है, उसके स्कूल की बहुत बड़ी खासियत है, चेस के मामले में ही वहां से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। आर बाबू प्रज्ञानंदन जिस स्कूल से पढ़े हुए हैं, क्योंकि अच्छा कोई बात नहीं, आर बाबू प्रज्ञानंदन के स्कूल का विश्वनाथन आनंद जी का नाम आपने लिया। विश्वनाथन आनंद जी किस वर्ष कौन कौन से कोई मेडल जीते थे, गोल्ड मेडल वगैरह क्या है, कुछ जिक्र कीजिए उनके बारे में, बताइए कुछ हम लोग जाने। सर मेडल तो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उन विश्वनाथन आनंद को ही सबसे पहले एक कोई अवार्ड मिला था अवार्ड खेल मिला का। था या फिर मेडल मिला था? सर उन सबसे पहले एक अवार्ड की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले उन्हीं को मिला था 2000 सर 2 या 2000 में, मुझे अच्छा, याद नहीं आ रहा। मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में जिक्र करना चाह रहे हैं क्या? जो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसको कहा जाता था। शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ सर ओके इसके ओके, बारे में। कोई नहीं कोई नहीं। आपका हॉबी है मूवी देखना और आप जो है कि बलवा ड्रिलिंग की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। बताइए जरा, बलवा ड्रिल जो ट्रेनिंग होती है, बलवा मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग, उसमें क्या क्या सिखाया यस जाता सर। है, कैसे होता है, कुछ बताइए जरा, 2 मिनट इसके बारे में डिटेल में बताइए। सर जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव किया जाता है और उसमें हिंसा और बल का प्रयोग किया जाता है हम्म और उसे के विरुद्ध जो पुलिस की कार्रवाई की जाती है उसी को सर उसमें 100 धारा सीआरपीसी की धारा 129, 30, 31 के तहत जो हम्म कार्रवाई की जाती है उसे बलवा ड्रिल कहते हैं। हम्म ये इसमें सर सबसे पहले होता है कि अगर भीड़ इकट्ठी हो गई है जी। तो हम लोग पहले स्थानीय लोकल पुलिस आती है और वो हम्म उन्हें चेतावनी देती है कि अभी आप भाग जाइए यहाँ से।
लेकिन अगर वो नहीं हटते हैं तो फिर सर उन पे आगे की कार्रवाई की जाती है। जैसे मौसम के अनुसार बारिश करवाई जाती है, फिर घुड़सवार पुलिस आती है। उसके बाद इन सब के बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर अश्रु गैस छोड़ा जाता है। और इन सभी के बावजूद अगर वो लोग नहीं हटते हैं तो फिर हवाई फायरिंग होती है। अगर हवाई फायरिंग से नहीं मानते हैं तो फिर सर ज़मीन पे पैरों पे निशाना लगाया जाता है फायरिंग का। और उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो डायरेक्ट फायरिंग की जाती है। और उसके बाद सर घायलों को अस्पताल भिजवाया जाता है। और अगर अब इसके बावजूद तो भीड़ हट ही जाती है सर, तो घायलों को अस्पताल भेजा जाता है। और जितने भी अगर जिनकी भी उसमें डेथ हो गया है और अगर पुलिस के भी अगर उसमें घायल हुए हैं तो उन लोगों की रिपोर्ट फिर सर डीएम को दी जाती है। और फिर वहाँ पे जब सारे कार्रवाई हो जाती है तो फिर वहाँ पिकेट ये सब लगा दिया जाता है। ये पिकेट क्या होता है? सर वहाँ पे पुलिस को लगा दिया जाता है ताकि आने जाने वाले गाड़ियों यात्रियों को वो देखे आप कुछ समय के लिए सर। जी, बलवा ड्रिल के ट्रेनिंग का लास्ट स्टेज जो आपने बताया कि पहले तो हवाई फायरिंग करेंगे, उसके बाद कमर के नीचे फायरिंग करेंगे, पैर में गोली मारेंगे, अगर नहीं उससे भी भीड़ कंट्रोल होती है तो आप फायरिंग तो करके फिर फायरिंग फायरिंग कर देंगे। क्या पुलिस को ये अधिकार है कि वो किसी का जान ले सकता है, किसी को गोली मार के मार सकता है? सर पुलिस के अधिकार नहीं है, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विषम परिस्थितियों में यह अधिकार मिल जाता है। अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर की घटनाएं बहुत हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर की बहुत घटनाएं हुई है। क्या आप इस घटना को, इस पुलिसिया कार्रवाई को सही मानते हैं? सर ये कार्रवाई सही नहीं है, लेकिन अगर पुलिस अभिरक्षा से अगर मुजरिम भागते हुए रहे और वो संज्ञेय अपराधों में संलिप्त है तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है और इसके लिए उन्हें वो गोली चलाने का आदेश मिलता है। आपको किस धारा में लिख के ये दिया गया है कि एक्शन लेना पड़ता है और उसके आप किसी मुजरिम के ऊपर आप जो है कि फायरिंग कर देंगे? सर पुलिस को न्याय करने का अधिकार तो नहीं है? सर एक सीआरपीसी का धारा है जिसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ऐसा बोला गया कि आप किसी भी मुजरिम को या अभियुक्त को अगर ले जा रहे हैं तो सबसे कम बल का प्रयोग किया जाएगा, उनको हथकड़ी ये सब नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर वो संज्ञेय अपराध में लिप्त थे और यदि वो कोशिश करते हैं भागने का या उन्हें कोई बचाने का कोशिश कर रहा है तो आप अपने बल का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आप हथकड़ी लगा सकते हैं। अगर वो भागने की कोशिश करते हैं तो पहले पकड़ सकते हैं, अगर फिर वही नहीं पकड़े जाते हैं तो आप उनके पैरों पे गोली का निशाना लगा सकते हैं। और उत्तर पुलिस के पुलिसिया कार्रवाई में तो साफ साफ दिख जा रहा है कि गाड़ी पलट जा रही है, सीधा गोली मार दिया जा रहा है। ये दिख रहा है आपको? क्या ये सही हो रहा सर है? ऐसा नहीं, पुलिस को जो है जवाब देना पड़ता है न्यायालय को। तो वो कार्रवाई के दौरान अचानक की घटनाएं हो जाती है, ऐसे अचानक ही वो सब होती है। नहीं, अचानक होती है या प्लान्ड होती है? घटना तो साफ सर साफ तो फिर प्लान्ड दिखता है ना। देखिए, तो पुलिस को सिर्फ एक ही अधिकार है कि वो अपने आत्मरक्षा में गोली चला सकती है, उसके अलावा उसको कोई अधिकार नहीं है गोली चलाने का। ठीक है? गोली चलाने का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि अब पुलिस अभिरक्षा से कोई भाग रहा है तो फिर तो उन्हें आदेश है पकड़ने का सर। अगर वो नहीं पकड़े जाते तो फिर पैरों पे गोली चला सकते हैं या कोई अंग पे, जिससे उन्हें ज्यादा हानि ना हो। अच्छा अच्छा, लेकिन तो जान जी टाइम इनका हाँ, टाइम अभी होते जा अभी रहा है। अभी टाइम अलाउ कर रहा है, हमें मेरे पास अभी टाइम। और ओके। अच्छा, मूवी के बारे में आपने कहा कि हिस्टोरिकल मूवी देखना पसंद करते हैं, एक दो हिस्टोरिकल मूवी का जिक्र कीजिए। सर पद्मावती, बाजीराव मस्तानी हम्म, अच्छा। पद्मावती मूवी के साथ बहुत और योद्धा अकबर। विवाद रहा। क्या था विवाद? यस सर। क्या था विवाद, बताइए कुछ। सर उनके कपड़ों को लेकर विवाद था पद्मावती मूवी में कपड़ों को लेकर विवाद था? और कुछ सीन्स थे जिनको कट करने के लिए पद्मावती के जो सपोर्ट, मतलब जो महारानी पद्मावती के राजस्थान के लोग थे उन्होंने बोला था। ये करनी सेना का मैटर बहुत उठ रहा था। आप तो जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि कोई अभद्र या ऐसी कोई सीन थी जो कि नहीं दिखा सकते हैं, ये करनी सेना का जिक्र आया तो उस टाइम कुछ याद है आपको? तो आज का आप अखबार पढ़े हैं? सॉरी भूल सर। पा रही है। ओके, कंटिन्यू आज का कर सकते आपने हैं। अखबार पढ़ा है आज? यस सर। बताइए।
3-4 न्यूज बताइए। सर पहला न्यूज़ तो है कि आज महारात्रि का पहला दिन है और माँ शैलपुत्री का आज पूजा हुआ था। और दूसरे में इज़राइल हमास का युद्ध चल रहा है और सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। और एक थर्ड सर ये कि भारत जो है पाकिस्तान को हराकर और जीत अपना बिहार के जीत परिप्रेक्ष्य में गया। कोई न्यूज आज में, कल सर में, सर परसों में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कोई न्यूज जो भी चर्चा में रहा हो, बताना चाहेंगे आप? बिहार से संबंधित 1-2 न्यूज आप आज कल में 2-3 दिनों में कोई चर्चा में रहा हो, कोई जानकारी है, बताइए। याद नहीं आ पा रहा, कोई नहीं। सर अ, बताना याद कर चाहेंगे? पा रही हाँ, ओके ओके ओके। ओके। कार्तिकेय, हाँ हाँ। इनका 20 मिनट पूरा हो चुका है, तो हम्म। इंडक्ट किया जाए, कुछ अगर फॉलोअप क्वेश्चन है तो। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। ओके ओके। आप ये बताइए कि वीमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझती हैं? सर महिला सशक्तिकरण 2 का लाइन, 2 मतलब लाइन। हम्म, महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त किया जाए ताकि वो अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं। कुछ कानूनी अधिकार बताइए इनके। बिहार महिला को एम्पावर करने के लिए कुछ कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स कौन कौन है? 4 बताइए कब। सर समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। हम्म। और सर कोई कानून बता सकती हूँ जिन्हें उससे हाँ उनको बताइए, सुरक्षा बिल्कुल। मिलती है। बताइए। सर हाँ महिलाओं बिल्कुल। का कार्यस्थल पर शोषण सर एक तो है दहेज प्रतिशत अधिनियम, फिर घरेलू हिंसा कब के आया था ये कब आया था? दहेज प्रतिशत गौरी। सर 1961 में। ओके। और घरेलू हिंसा और कब आया था घरेलू घरेलू हिंसा? हिंसा सर ये 2005 में आया था। और एक है ये जो आप बता रहे हैं कार्यस्थल, हैरेसमेंट एक्ट, हाँ ये कब आया था? सर ये 2013 जिससे हम में। लोग विशाखा 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 गाइडलाइन गाइडलाइंस के भी बोलते नाम हैं। से जानते हैं। यस सर। ओके ओके, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू। आपको थैंक यू थोड़ी सर। देर में क्या फीडबैक दिया जाएगा। फीडबैक दिया जाएगा? थैंक यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। ओके। और किन्हीं बच्चे का कोई सवाल है तो सवाल पूछें, फिर इनको फीडबैक देंगे। किन्हीं बच्चे को कोई सवाल है, सवाल पूछ लें। बहुत सारे बच्चे बाद में भी जुटे हैं, अगर उनको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई सवाल है, सवाल पूछ लीजिए, ताकि हम लोग इसका फीडबैक तैयार कर रहे हैं तब तक। और शायद किन्हीं का ठीक है, इनका सवाल, फीडबैक हम हाँ दे देते फीडबैक हैं। दे दिया जाए, सवाल इनका नहीं है फीड किन्हीं का। ओके। हम्म, अलका जी, आप कैमरा ऑन कर लेंगे, फिर से वीडियो ऑन कर लें। कंटिन्यू कार्तिकन। देखिए हाँ, आपका जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल भी थी। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, आपको उसमें बहुत सारा जवाब नहीं आता था, फिर भी आपने चेहरे की स्माइल अच्छी बना कर रखी। ऐसा लग नहीं रहा था कि आपके ऊपर प्रेशर है। और सबसे अच्छी बात है आपके पास जॉब भी है और अभी एसआई है। तो ये सब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सब अच्छी क्वालिटी है और जो कि एक बेहतर बेहतर है। कुछ मैं पॉइंट को बताना चाहूँगा। कुछ पॉइंट जैसे कि पहला मैं बात करूँगा फ्रेमिंग का। जो आप आंसर फ्रेम कर रहे हैं, थोड़ा सा सिंक। आपका इंटरव्यू कब है? सर 19 को। 19 को। आज 15 तारीख है, आपके पास 3 दिन समय है। बस एक ही चीज कहूंगा मैं, थोड़ा सा आप फ्रेमिंग पे काम करेंगे। फ्रेमिंग इन द सेंस कि उस चीज को आप सिंक्रोनाइज करेंगे। जैसे मैंने पूछा कि आज का आपने न्यूज पढ़ा, तो मैंने इस चीज के बारे में हमेशा बताया कि आपको कैसे बताना है। आप मान लीजिए दुर्गा माँ का इन चर्चा किए, तो सर मैं आज का न्यूज अगर देखती हूँ तो हिंदी मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन शुरुआत हुआ, इस तरह से बोलेंगे। इंटरनेशनल स्तर पर देखती हूँ तो ये न्यूज़ है, और बिहार के स्तर पर देखती हूँ तो ये न्यूज़ है।
उसी प्रकार से मैंने एसडीओ वाला सवाल पूछा कि तो उसमें थोड़ा-सा आप जो डेवलपमेंट कि कैसे अपने अनुमंडल को विकास करेंगे। तो आपने बताया एक बताया शिक्षा बताया और एक माइग्रेंट वर्कर्स को स्किल करेंगे, मतलब वर्कर्स को स्किल करेंगे। उसको कुछ और पॉइंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो थोड़ा-सा लैक हो रहा था, कंटेंट लैक हो रहा था। उस कंटेंट को बढ़ाना, जैसे देखिए, उसको डायमेंशन लीजिए ना, डायमेंशन मतलब आप जैसे बात किए तो मैंने बताया था ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो क्या एक अनुमंडल में काम नहीं होगा? अनुमंडल का वो बॉस है एसडीओ, वो हर विभाग का बॉस है। कुल 44 विभाग होते हैं। वो जो बदलाव करना चाहेगा अपने अनुमंडल में, वो बदलाव कर सकता है। जो इनिशिएटिव लेना चाहेगा, वो इनिशिएटिव ले सकता है वो। तो आप बताएं ना कि प्राइमरी में हम ये करेंगे, क्या करेंगे प्राइमरी में। आप जिस क्षेत्र में, सपोज करिए कि आप कोसी के क्षेत्र में हैं, तो कोसी के क्षेत्र में मान लीजिए अगर एक तो बाढ़ आता ही है, तो बाढ़ को रोकथाम करना है ताकि कम से कम नुकसान हो, क्योंकि जितने लोग विकसित होते हैं, विकास करते हैं, फिर 10 साल में सारे बाढ़ लेके चली जाती है सारा विकास को। उस पर हम लोग कंट्रोल करेंगे। शिक्षा पे तो करना ही है, शिक्षा के साथ साथ वीमेन एजुकेशन पे करना ही है। इसके अलावा आपने बताया स्किल के बारे में, और साथ ही साथ आप बात करेंगे जो टूरिज्म सेक्टर है, लोकल, वहाँ पे लोकल टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। जितना अधिक आप रेवेन्यू, जैसे कि एक मॉडल है चनपटिया मॉडल, प्लग एंड प्ले मॉडल, जानती है आप? प्लग एंड प्ले नाम सुना है? प्लग सर एंड प्ले मॉडल चनपटिया मॉडल का नाम तो लास्ट ईयर सुनी थी, लेकिन अभी क्या याद है? नहीं चनपटिया है। मॉडल जानती है? मैं पढ़ी थी पर चनपटिया ध्यान मॉडल नहीं। से संबंधित है प्लग एंड प्ले। इसमें सरकार ये करती है कि एक प्रति जमीन, जहाँ पे जमीन जो है एक सस्ती जमीन हो, सरकार की जमीन हो, उस जमीन पे क्या सुमन जी बताना चाहेगी आप? बताना चाहेंगे, यस बताइए। सर। अमित और सुमन दोनों बताइए हाथ सर जोड़िए। चनपटिया मॉडल। प्लग एंड प्ले जो है मिशन, उसके तहत है कि सरकार जो भी लोग अगर वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उनको पानी, जमीन और बिजली की जो व्यवस्था है वो जल्द से जल्द सीधा डायरेक्ट प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल, सिर्फ आप अपना वहाँ मशीन लाइए और आपको जो काम करना है आप वहाँ हाँ, प्रारंभ कर सकते हैं। एक कहने तरह से आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर दी जाती है। आप कहने का बताइए, मतलब प्लीज ये कुछ है बोल रहे कि प्लग एंड हैं। प्ले मॉडल में रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, प्लग बिल्कुल। और प्ले है ही वर्ड ये कि आइए अपना प्लग लैपटॉप का करना है, अब प्लग करना शुरू है करना है। और स्टार्ट कर देना है। जैसे करते हैं ना, बिजली का प्लग लगाते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं, वो है प्लग एंड प्ले। नाम ही इसका इसीलिए पड़ा हुआ है। इसको कहा जाता है रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब देखिए, मैं हिस्ट्री में मैंने आपसे प्रश्न किया तो आप वहाँ पे भी क्लियर नहीं है। अगर जब आपने बताया एंशिएंट के बारे में, तो जब मैं मॉडर्न का पूछी हूँ तो क्यों नहीं हम बोलेंगे हाँ वो भी अच्छा है। उसको आप थोड़ा सा ऐसा नहीं, आंसर बता रही है, सब कुछ क्लियर है, बस वो सिंक्रोनाइज और फ्रेमिंग थोड़ा सा हो रहा है, बस बाकी सब बढ़िया है। बाकी आप को पता है, हर चीज पता है। चाहे मैंने चेस के बारे में पूछा, बिहार के बारे में पूछा, बस थोड़ा सा और नॉलेज गेन कर लेना है। लेकिन आपको हर फील्ड की जानकारी है। सबसे अच्छी बात है कि आप जॉब में हैं, आपको बस आंसर को फ्रेम करना है बेहतर। अभी से कुछ कुछ जो है ना पॉइंट तैयार रखें, सर ब्लैंक, जिससे कि वो सामने वाले को लगे ना कि हाँ, वो बंद करवाए आपको कि नहीं ठीक है हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन मैं देख पा रहा था कि आप बंद हो जा रही थी, वो नहीं करना है ना। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ये ध्यान रखना है। बाकी आपका बहुत बेहतर है, ओके। आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। बताइए। अलका जी, यस सर। पहले फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे। आपका जो है कि कॉन्फिडेंस ठीक है, स्पेलिंग फेस है, स्पीकिंग स्किल अच्छा है, गुड लुकिंग है, और थोड़ा मैच्योर भी आप लग भी रहे हैं कि आपके मतलब कि नॉलेज की मैच्योरिटी का स्तर सही है। उसके बाद आपके जो पॉजिटिव हैं वो ये है कि आपका एजुकेशन एजुकेशन पे पकड़ ठीक ठाक है, आपने अपना जो पढ़ाई किया है वो अच्छा किया है। आप जिस जॉब में हैं उस जॉब की ट्रेनिंग को आप बहुत अच्छे से ले रहे हैं, और क्या कहते हैं, ट्रेनिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी है। और आपके आंसर में सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि आपका आंसर में सच्चाई दिखता है। जो आता है ठीक है, नहीं आता है तो वो गेस करके बता रहे हैं, जितना भी बता रहे हैं लेकिन सही बता रहे हैं, झूठ कुछ नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट आपके साथ है। और बिल्कुल। बहुत इशू नहीं है।
और दूसरी बात मैंने पूछना भी चाहा कि बीपीएस क्यों नहीं है, तो वो तो अब हाइट का अगर इशू है तो कोई समस्या ही नहीं है। दूसरा है कि आप अपने जॉब वगैरह के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा आपका हॉबी वाला सेक्शन कमज़ोर है, क्योंकि हम लोग बताते भी नहीं कि हॉबी वाला सेक्शन बहुत कमज़ोर है। हो क्या रहा है कि अगर चेस पे स्टार्ट हुआ पूछना, और वो चेस पे अगर 5 यस मिनट सर। खींच दिए इंटरव्यू को, तो आप चेस में फँस जाएँगे और बुरी तरीके से फँस जाएँगे। अब वो लोग को बहुत एक्सपीरियंस रहता है इन सारी चीज़ों का। जैसे मैंने आर प्रज्ञानंदन के स्कूल के बारे में ज़िक्र किया, उस स्कूल की खासियत ये है, वो क्या कहते हैं, दक्षिण भारत में एक स्कूल है। वहाँ से क्या होता है कि हर साल बच्चे को चेस खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वहाँ पे अलग-अलग लेवल के चेस के खेल का आयोजन होते रहता है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे चेस को खेलने में समय देते हैं, उस बच्चे को टीचर अलग से बाद में उसके पढ़ाई पर ट्यूशन दे करके, अलग से समय दे करके उसके पढ़ाई को भी हार्म नहीं होने देते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। कहते हैं ना कि खेलेगा कूदेगा, पढ़ेगा लिखेगा होगा नवाब, खेलेगा कूदेगा होगा खराब। तो वो चीज़ वहाँ के समाज में भी है। लेकिन उनके टीचर को हम लोगों को सलाम करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को, जो बच्चे चेस में टाइम देते हैं, उनको अलग से बिठा के, पढ़ा के, उनको उनके शिक्षा के भी स्तर को ऊँचा करके रखते हैं। इसलिए उसके उसके स्कूल से कई सारे ग्रैंड मास्टर निकले हैं, ठीक है? तो उनके स्कूल के बारे में थोड़ा-सा आप जानकारी ले लीजिएगा। और बलवा ड्रिल के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिया। अब बिहार से आपसे पूछा गया तो नहीं, कुछ तो एक रेल दुर्घटना हुई थी, दुखद दुर्घटना हुई थी 2-3 दिन के अंदर, आप वो बता सकते हैं? खैर कोई बात नहीं, ये सब दिक्कत नहीं है। आप क्या कहते हैं, मुरादाबाद में ट्रेनिंग कर रही हैं, मुरादाबाद में ध्वनि प्रदूषण बहुत है। ये अभी भी वो किसी न किसी रैंकिंग में होगा ही होगा। आप मुरादाबाद के बारे में थोड़ा-सा जानकारी ले लेंगे, क्योंकि जो लोग बैठते हैं उनको बहुत पता रहता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहीं से बात करना स्टार्ट कर दें, यस सर। तो पता नहीं कहाँ से कौन-सा निकल जाए। मूवी के बारे में ठीक-ठाक जानकारी है, लेकिन थोड़ा-सा मूवी के बारे में देख लेंगे। और क्वेश्चन के फ्रेमिंग को थोड़ा-सा स्टैंडर्ड बढ़ाएँगे, जैसे कि कार्तिकेय ने बताया कि न्यूज़ को ही बताना है, तो उसका फ्रेमिंग करना है कि सर मैंने आज इंटरनेशनल न्यूज़ में जो है कि इज़राइल हमास युद्ध के बारे में पढ़ी, मैं नेशनल न्यूज़ में ये पढ़ी, फिर जो है कि क्या कहते हैं, रीजनल न्यूज़ में ये था। इस तरीके से उसको फ्रेमिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब में हैं, और क्या कहते हैं कि ये चीज़ आपके पक्ष में जाता है कि आप ग्रेजुएशन करने के साथ तुरंत के बाद जॉब में हैं, और जॉब में रह के लगातार तैयारी कर रहे हैं। एक के बाद दूसरा जॉब छोड़ा, दूसरे ये के एक बाद आपका जो है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और ऑल द बेस्ट कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आपको आएँगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। आप बिल्कुल। बहुत ही सच्चे कैंडिडेट हैं, ओरिजिनल कैंडिडेट दिख रहे हैं। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक ओके, ओके, ऑल द बेस्ट बेस्ट। विशेस। मैं कहना चाहूँगा कि किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे।